मगर हेमंत सोरेन जी की सरकार पर तो संकट आए, इस हफ्ते चली जाएगी, अगले हफ्ते चली जाएगी, ये बात तो होती रही है और इससे अस्थिरता का माहौल भी बनता है। इस दबाव में उन्होंने कोई ऐसे निर्णय लिए हैं जिसने जो निर्णय भावनात्मक भी निर्णय हैं, जो इस जनता यहाँ के उनके समर्थक वर्ग के अहम से जुड़े हुए निर्णय हैं। तो ये जो निर्णय संवेदना के निर्णय हैं, उन निर्णयों को तर्क के आधार पर आप न खारिज कर सकते हैं न उनका समर्थन कर सकते हैं। समय ही इसके लिए रास्ता तय करेगा और मेरा यह मानना है कि हेमंत सोरेन जी को इस पर विचार करके ये प्रयास करना चाहिए कि जो निर्णय उन्होंने लिए हैं वो निर्णय अमली जामा पहन सके, लोगों को उनका लाभ मिल सके। देखिए, सबसे बड़ी बात नियोजन की आती है और मुझे इस बात पर बड़ी आश्चर्य होता है। आज ही मुख्यमंत्री का एक वक्तव्य आया है कि हम यहाँ बाहरी लोगों की दाल नहीं गलने देंगे, और दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं कि बाहरी लोग तो दाल का पूरा तसला ही पिए जा रहे हैं जो उनके आसपास खड़े हैं। और मान लीजिए कि कौन है, एक बार उसका नाम तो सामने आ जाता कि भाई कौन बाहरी है। अगर ये शंका है कि बाहरी लोग हमारी नौकरियों पर कब्जा कर लेंगे, तो 22 वर्षों में जितनी नियुक्तियां जेएससीसी ने किया है, जो वर्ग 3 वर्ग 4 की नियुक्तियां करती हैं, एक बार एक एक करके उन नामों को सामने कर देना चाहिए कि इसमें कौन है जो स्थानीय नहीं है। ये तो एक बटन के क्लिक पर जेएससी से निकल जाएगा। ये सारी सूचियाँ कार्मिक विभाग में भी हैं, मगर कार्मिक विभाग को गिनती करनी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें सामने आ जाएं, तब उनके इस मंतव्य को, उनके इस नैरेटिव को सही में तार्किक आधार पर बल मिलेगा कि जो यहाँ का अनुसूचित वर्ग है, अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जाति है, कोई भी नीति बन जाए, इनका अधिकार तो सुरक्षित है। जितना इनका आरक्षण है आबादी के हिसाब से, वो आरक्षण तो इनको मिलेगा ही मिलेगा। नियोजन नहीं मिलता है तो सबसे ज़्यादा तो नुकसान उनका हो रहा है। जो उनका सुनिश्चित अधिकार है, वह अधिकार उनको नहीं मिल रहा है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे कर लिए हैं। एक ओर जहां सरकार अपनी उपलब्धि गिनाने में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर मुख्य विपक्षी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि सरकार ने कुछ भी कार्य फिलहाल नहीं किए हैं। इसी मसले पर इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है निर्दलीय विधायक सरयू राय जी। हम इन्हीं से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरकार ने जो 3 साल के कार्यकाल को पूरा किए हैं, आखिर ये इसको किस रूप से ले रहे हैं। 3 साल पूरे हो गए हेमंत सोरेन सरकार के, आप इसको किस रूप में ले रहे हैं उनके कार्यकाल को? 3 साल में हेमंत सोरेन जी की सरकार ने जितना किया है उसके लिए उनको बधाई है हमारी। जो काम नहीं कर सके हैं, विपक्ष जिन बातों को उठा रहा है, उन बातों पर भी मीमांसा करके, विश्लेषण करके उनको उचित कदम उठाना चाहिए। अब हम क्यों सरकार की ही बात करते हैं, एक विधायक के नाते भी हम लोगों के सामने सवाल उठते हैं, भाई 3 साल में आपने हमारे क्षेत्र में क्या किया है। तो हम जो कर चुके हैं उसको बताते हैं, वैसे ये सरकार भी बता रही है। जो नहीं कर चुके हैं उसके लिए हम दलील देते हैं, आश्वासन देते हैं। तो हेमंत सोरेन जी नौजवान हैं, समझदार हैं, शिष्ट हैं, हम लोगों के प्रिय हैं। इनको भी चाहिए कि 3 साल में जितना इन्होंने किया है, एक तरह से जितने उपचुनाव हुए हैं, उन उपचुनावों में जनता ने भी उन पर मुहर लगा दिया है, क्योंकि सारे उपचुनाव सत्ताधारी दल ने जीता है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जनता ने उनको नकार दिया है। ठीक है, मुझे लगता है कि हेमंत जी को ये करना चाहिए, उनकी सरकार को ये करना चाहिए, और वो उसको नहीं कर रहे हैं, तो एक बार हमको उनकी समझदारी का भी ख्याल रखना चाहिए कि भाई वो क्या सोचते हैं। अपनी राग हम अलापते रहेंगे तो इससे सरकार के क्रियाकलाप में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं। हाँ, हम जनता के सामने सवाल रखते हैं कि जनता इस बात को समझे कि इन्होंने जो किया है वो संतोषजनक नहीं है और ये काम नहीं कर रहे हैं। तो ये बात उचित है, विपक्ष का दायित्व है। हमारी मुख्यमंत्री से यही अपेक्षा रहेगी कि इन आलोचनाओं को सुझाव के रूप में लेकर वे इनकी मीमांसा करें, इनका विश्लेषण करें, जो इसमें कर सकते हैं वो करें। अभी तक इन्होंने जो किया है उसके बारे में भी गौर करें, विचार करें कि इसको हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं, किस तरह से हम समाज को लाभ पहुंचा सकते हैं। अगर कोई आलोचना सरकार की इसलिए करता है कि सरकार के समर्थन का जो आधार वर्ग है
उस आधार वर्ग के लिए सरकार कुछ ज़्यादा ही कर रही है। तो ये उचित नहीं है। हर सरकार, हर मुख्यमंत्री उसका जो आधार वर्ग है उसके लिए अधिक से अधिक करने का प्रयास करता है। लेकिन सरयू जी, 2022 का जो साल था वो अलायंस के लिए काफी चुनौतियों भरा था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता को लेकर सवाल खड़े हुए, कई विधायकों को लेकर सवाल खड़े हुए, तो वो काफी चुनौती भरा था। आप इसको किस रूप से ले रहे हैं, चूंकि आपने लगातार ये तमाम चीजों को देखा है? देखिए, हेमंत सोरेन जी के क्रियाकलाप में इसके कारण से परिवर्तन हुए हैं। आप 2022 का बजट सत्र था मार्च में, उनमें आप उनकी बातों को सुन लीजिए। और 2022 के मई जून के बाद जो उनके सामने परिस्थितियां आईं, उन परिस्थितियों को निपटने के लिए उन्होंने जो तरीका अपने आप उसको देख लीजिए, तो लगेगा कि इस व्यक्ति ने अपने ऊपर आए हुए संकटों को, उनके पास जो हथियार औजार मौजूद हैं, उन हथियारों औजारों के आधार पर सामना करने का प्रयास किया है। मुझे वो अच्छा नहीं लग सकता है, मगर हेमंत सोरेन जी की सरकार पर तो संकट आए, इस हफ्ते चली जाएगी, अगले हफ्ते चली जाएगी, ये बात तो होती रही है। और इससे अस्थिरता का माहौल भी बनता है। इस दबाव में उन्होंने कोई ऐसे निर्णय लिए हैं जिसने जो निर्णय भावनात्मक भी निर्णय हैं, जो इस जनता में यहाँ के उनके समर्थक वर्ग के अहम से जुड़े हुए निर्णय हैं। तो ये जो निर्णय संवेदना के निर्णय हैं, उन निर्णयों को तर्क के आधार पर आप न खारिज कर सकते हैं, न उनका समर्थन कर सकते हैं। समय ही इसके लिए रास्ता तय करेगा। और मेरा यह मानना है कि हेमंत सोरेन जी को इस पर विचार करके ये प्रयास करना चाहिए कि जो निर्णय उन्होंने लिए हैं वो निर्णय अमली जामा पहन सके, लोगों को उनका लाभ मिल सके। देखिए, सबसे बड़ी बात नियोजन की आती है। और मुझे इस बात पर बड़ी आश्चर्य होता है, आज ही मुख्यमंत्री का एक वक्तव्य आया है कि हम यहाँ बाहरी लोगों की दाल नहीं गलने देंगे। और दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं कि बाहरी लोग तो दाल का पूरा तसला ही पिए जा रहे हैं जो उनके आसपास खड़े हैं। हम नाम नहीं बताएंगे, मगर दर्जन लोग जो दिखाई पड़ते हैं, अगर बाहरी भीतरी कसौटी पर कसेंगे तो केवल उनके जो नज़दीक है बाहरी, वही बाहरी नहीं कहा जाएगा। और बाकी को आप इस नाम पर जनता को खड़ा करने का प्रयास करेंगे तो ऐसे प्रयास बहुत दिनों तक सफल नहीं होते हैं। आज नहीं तो कल जनता समझेगी कि एक काल्पनिक दुश्मन खड़ा करके ये चाह रहे हैं कि जनता उनका समर्थन करे, ताकि इस काल्पनिक दुश्मन की ये मुखालफत सफलतापूर्वक कर सकें। ये अप्रोच सही नहीं होता है। आप अगर अपने समर्थन वर्ग को, अपने आधार समर्थक को देना चाहते हैं, अधिक से अधिक दीजिए, आप उसको अधिकतम उसके लिए कीजिए, मगर 100% उसी के लिए करेंगे और बाकी लोगों के लिए नहीं करेंगे, ये चलता नहीं है। हमारा नियम कानून संविधान जो है वह उसकी इजाज़त नहीं देता है। इसलिए जो उनके समर्थक हैं उनके लिए वो अधिकतम करें, और बाकी जो हैं उनका भी हक होता है और उस हक को भी उनको देने का वो प्रयास करें। लेकिन सरयू जी, आपने जो बाहरी की बात कही, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तो सीधे शब्दों में कहा था कि ये जो याचिका करता है वो सब बाहरी है, वो लोग नहीं चाहते कि झारखंड वासियों या फिर युवाओं को, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सके, इसलिए षड्यंत्र के तहत ये सब चीज़ की जा रही है। तो आपको ऐसा लगता है कि क्या सही में कोई दुश्मन है या फिर कोई काल्पनिक दुश्मन है? नहीं, इसमें देखिए, वो हेमंत सोरेन जी की जो अपनी नैरेटिव है, या उनका अपना कथ्य है, या उनका जो अपना अफसाना है, उस अफसाना को सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए तर्क देते हैं। और ये तर्क, जब तक संवेदना इसका आधार रहेगी तब तक तर्क काम नहीं करेंगे। कोई भी तार्किक विचार इस मामले में उपयोगी नहीं साबित होगा। ये संवेदना के से जुड़े हुए मामले हैं। और मान लीजिए कि कौन है, एक बार उसका नाम तो सामने आ जाता तो भाई कौन बाहरी है। अगर ये शंका है कि बाहरी लोग हमारी नौकरियों पर कब्जा कर लेंगे, तो 22 वर्षों में जितनी नियुक्तियां जेएससीसी ने किया है, जो वर्ग 3 वर्ग 4 की नियुक्तियां करती हैं, एक बार एक एक करके उन नामों को सामने कर देना चाहिए कि इसमें कौन है जो स्थानीय नहीं है। ये तो एक बटन के क्लिक पर जेएससी से निकल जाएगा। ये सारी सूचियां कार्मिक विभाग में भी हैं, मगर कार्मिक विभाग को गिनती करनी पड़ेगी।
तो ये सब चीज़ें सामने आ जाएं, तब उनके इस मंतव्य को, उनके इस नैरेटिव को सही में तार्किक आधार पर बल मिलेगा। नहीं तो कहा जाएगा कि अपनी बातों को साबित कर लिए कर रहे हैं। उसमें एक तो वो रमेश हांसदा यहाँ के थे, यहाँ के हैं। दूसरा एक बात और सोचना चाहिए कि 22 वर्षों में किसी न किसी कारण से नियोजन नहीं हो पाया। नौकरी के प्रयास, जो नीतियाँ बनी, हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो एक बात हमको सोचना चाहिए कि जो यहाँ का अनुसूचित वर्ग है, अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जाति है, कोई भी नीति बन जाए, इनका अधिकार तो सुरक्षित है। जितना इनका आरक्षण है आबादी के हिसाब से, वो आरक्षण तो इनको मिलेगा ही मिलेगा। नियोजन नहीं मिलता है तो सबसे ज़्यादा तो नुकसान उनका हो रहा है। जो उनका सुनिश्चित अधिकार है वह अधिकार उनको नहीं मिल रहा है और वे वंचित हो रहे हैं। तो ये भी तो देखना चाहिए कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं, उन्होंने सबसे नुकसान 22 वर्षों में क्यों उठाया। मगर ये सब तर्क की चीज़ें हैं। जहाँ भावना हावी हो जाती है, उस भावना के उद्वेग में तर्क काम नहीं करता है। मगर आज नहीं कल लोग इस आधार पर जरूर विचार करेंगे। लेकिन सेंट्रल से जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं कि बेरोजगारी दर जो है 8.3 है पूरे देश में, लेकिन झारखंड की बात करेंगे तो 18% बढ़ गया। तो क्या इसका वजह ये भी मान सकते हैं कि नियोजन नीति रद्द हो गई, उसकी वजह से कई परीक्षाएं रद्द हुई, कई नियुक्तियां रद्द हुई? क्या ये वजह मान सकते क्या हम लोग? जो सरकारें नियोजन देती हैं वो नियोजन बहुत छोटा है। अगर हमारे यहाँ आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी, हमारे यहाँ रोजगार धंधे बढ़ेंगे और हमारे यहाँ ऐसे सक्षम लोग पैदा होंगे जो इसका लाभ हासिल करें, तब तो रोजगार मिलेगा। नहीं तो कोई भी यहाँ धंधा करेगा तो उसको जो सक्षम व्यक्ति मिलेगा उसका उपयोग करेगा। तो ये देखना चाहिए कि हम अपने स्थानीय नागरिकों को कितना हम सक्षम बना रहे हैं, ताकि रोजगार की प्रतिस्पर्धा में जो सेवा का क्षेत्र है, उत्पादन का क्षेत्र है, निर्माण का क्षेत्र है, उसमें वह अपना अधिकार हासिल करें। ये हम नहीं करेंगे और केवल कानून बना देंगे कि 75% यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए हम आरक्षित कर देंगे जो निजी क्षेत्र है उसमें। तो जब आपके यहाँ लोग उपलब्ध नहीं रहेंगे तो कोई भी निजी क्षेत्र अपनी पूंजी लगाकर घाटा सहने के लिए तो किसी को एम्प्लॉयमेंट, किसी को नियोजन नहीं देगा। इसलिए हम नहीं बना सके हैं 22 वर्षों में। शिक्षा की जैसी स्थिति है, स्वास्थ्य की जैसी स्थिति है, समाज कल्याण की जैसी स्थिति है, यहाँ के संस्थाओं की जैसी स्थिति है, उसमें हम उसके माध्यम से स्थानीय लोगों को हम सबल और सक्षम नहीं बना पाए हैं। ये कारण है बेरोजगारी दर बढ़ने की, केवल सरकारी नियोजन ही नहीं है। सर 22 साल हो गए हैं झारखंड को अलग राज्य बने, लेकिन जेपीएससी की परीक्षा जब भी ली जाती है वो विवादों में ही रहती है। इस बार भी मेरिट लिस्ट जारी किया गया, कट ऑफ जारी किया गया, उसमें जो अभ्यर्थी है उसका आरोप है कि यहाँ पर आरक्षण की अवहेलना की गई है। अब ये तो कोई गंभीर विचार करेगा तभी हो सकता है। ये अलग अलग पहलू इसके हैं। एक विवेचना अभी हो सकती है कि भाई जो आरक्षण से लाभ लेने वाला व्यक्ति है उस समुदाय में भी इतने सक्षम लोग अब हो गए हैं कि कट ऑफ मार्क उसका ऊपर चला जाता है। जो अनुसूचित जाति वर्ग के लोग, जनजाति के लोग हैं, उनका तो सीटें खाली ही रह गई हैं। तो इसलिए इस पर विचार करने के कई तरीके हो सकते हैं। आरक्षण का लाभ तो जिसको जितना मिलना है मिलेगा ही। अब तो जो अनारक्षित क्षेत्र है उस क्षेत्र में ही ऐसे लोग जो आरक्षित क्षेत्र के हैं और वे अगर प्राप्तांक ज़्यादा ला देते हैं तो उसमें जाने का उनको अवसर है, तो उल्टे उस पर अधिक से अधिक लोग जाएंगे। इसलिए केवल एक इस आधार पर हम इसके बारे में कोई ओपिनियन, कोई राय अपनी नहीं बना सकते हैं। तो राज्य सरकार की ओर से नियोजन नीति 2021 को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है, जिसके बाद सरकार की ओर से कई जो बयान है वो सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि बाहरी लोग इस तरीके की काम कर रहे हैं, वो लोग नहीं चाहते हैं कि झारखंड वासियों को झारखंड में रोजगार मिले। इसी को लेकर जब हमने सरयू राय से बात की तो उनका कहना है कि काल्पनिक दुश्मन खड़ा करने से राज्य का भला नहीं होगा, संविधान सम्मत सी नीति बनाए, उसके बाद बहाली करे। कैमरा पर्सन संजय के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई, मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।